हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MAD 008 भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के जो आपके आते हैं, यानी 10 हर पर क्वेश्चन में आपके ए का और खा करके आपके 10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपके शॉर्ट कराए जाएंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छे से समझिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। MAD 008 जो आपके दिसंबर 2025 और आने वाले जो जून 2026 में जो पेपर आने वाला है वो इसी पैटर्न के आधार पर बनेगा। चलिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दक्षिण एशियाई देशों की पर्यावरणीय संबंधित चिंताओं का संक्षेप में समझाइए। मतलब जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, साउथ एशिया, जैसे कि भारत पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन देशों में जो पर्यावरणीय जो संबंधित चिंता है उसके बारे में इस वीडियो में मानेंगे। और हम ये जो टॉप 10 क्वेश्चन जो करेंगे स्टूडेंट बहुत शॉर्ट में करेंगे, हेडिंग पॉइंट बाय पॉइंट, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसको आपको पूरी विस्तार से अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन क्वेश्चनों को भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, मगर हम इस वीडियो में हम शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण संबंधी चिंताएं क्या है। स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल को आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को कुछ आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण संबंधित चिंताएं क्या है। दक्षिण एशियाई, जैसा कि आपको पता है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रहा, वो मतलब द्वीप रहा है, महाद्वीप रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इस दक्षिण एशिया में जो पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें बड़े एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है ये दक्षिण एशिया। इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि देश शामिल होते हैं। और इन देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, शहरीकरण और औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरणीय संकट को घेरा दिया है। यानी दक्षिण एशिया के अंदर बहुत ही जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यहाँ पर शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिकरण भी तेजी से यहाँ पर दक्षिण एशिया में फैला है क्योंकि यहाँ का बाजार बहुत बड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से इसका बहुत ही ज्यादा हमने दोहन करा है, जो एक पर्यावरणीय संकट के रूप में हमारे सामने मौजूद हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यहाँ के विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे दक्षिण एशिया में जो जो चिंता है वो है, जैसे कि पहली जो पर्यावरण संबंधित चिंता वो है जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। दक्षिण एशिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिसका दबाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का जो इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में कर रहे हैं। दूसरा है जलवायु यानी वायु, जल और भूमि प्रदूषण, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या तेज होने से, बड़ी बड़ी कंपनियां लगने से यहाँ पर वायु और जल और भूमि यानी तीनों क्षेत्रों में काफी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होने से, जनसंख्या बढ़ने से और उनके जो आवास है यानी जनसंख्या जो लोग जनसंख्या बढ़ रही है, इन नागरिकों को आवास मुहैया कराने के लिए यहाँ वनों की अंधाधुंध कटाई और वन्य जीवों का संकट भी तेजी से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ में हिमालय ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है जिससे हमारे जो हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर है, बर्फ है, वो तेजी से पिघल रही है, पिघल कर वो नदियों में आकर जिससे बड़ी मात्रा में समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर बाढ़, भूकंप, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जिसके कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। और साथ ही में स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं की कमी होने के कारण ये दक्षिण एशियाई जो देश है वो पर्यावरण संबंधी चिंताओं में घिरे हुए हैं। तो हमने दक्षिण एशिया के पर्यावरणीय संबंधित चिंताएं पढ़ी। बात करते हैं ट्रिप्स यानी TRIPS, जिसे हम व्यापार संबंधी भौतिक संपदा अधिकार कहते हैं। इसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए और ट्रिप्स की दो मुख्य श्रेणियां क्या हैं इनको संक्षेप में बताइए। यह आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए ट्रिप्स क्या होता है। ट्रिप्स एक समझौता है
जो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत 1995 में लागू किया गया था। यानी जो ट्रिप्स जो समझौता ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा 1995 में लागू किया गया था। इसका ट्रिप्स का जो उद्देश्य है बौद्धिक संपदा अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना, संरक्षण प्रदान करना। यह समझौता विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार में एक समान नियम लागू करता है। यानी ट्रिप्स के माध्यम से जो विकसित और विकासशील देश हैं, इन देशों के चाहे व्यापार किसी भी विकसित का हो या विकासशील देशों का हो, सबके लिए जो एक समान जो व्यापारिक नियम है उसको लागू करना और सबको मानने के लिए बाध्य करने का काम ये ट्रिप्स का है, तथा नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना भी ट्रिप्स का है। अब जानते हैं ट्रिप्स के जो उद्देश्य हैं, जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता को स्थापित करना, साथ ही साथ में तकनीकी ज्ञान पर का नियंत्रित प्रसार करना, ताकि विश्व के लेवल पर सारे देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसका जो तकनीकी ज्ञान है वो सभी देशों में बिना रोक टोक के आदान प्रदान होता रहे। इन सभी चीजों का काम यानी उद्देश्य जो है वो ट्रिप्स का उद्देश्य है। साथ ही साथ में ट्रिप्स की दो श्रेणियां हैं, जैसे कि औद्योगिक संपदा अधिकार, जिसके अंतर्गत औद्योगिक संपदा अधिकार के अंदर उद्योग व्यापार से जुड़े आविष्कारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ में पैटेंट जैसे नए आविष्कार, जो पैटेंट जैसी जो सामग्रियां, जो वस्तुएं जैसे कि दवाइयां, मशीनें को सीमित समय तक अधिकार देना, ट्रेडमार्क उत्पादन या सेवा की पहचान जैसे नाम, चिन्ह, लोगों को ये सब ट्रेडमार्क मुहैया कराने का भी काम ट्रिप्स का है। साथ ही साथ में नवाचार, निवेश और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना ट्रिप्स की मुख्य श्रेणियों में आता है। दूसरा है कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, जैसे कि रचनात्मक और बौद्धिक कृतियों की सुरक्षा करना, पुस्तक, लेख, संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर शामिल, जैसे कि जो कॉपीराइट होती है ताकि कोई किसी दूसरा कंपनी या दूसरा व्यक्ति ना चुरा सके, उसकी कॉपी ना कर सके, इसे कॉपीराइट संबंधित अधिकार होता है। साथ ही साथ में लेखक, कलाकार और रचनाकार के अधिकारों को सुरक्षित करना इस ट्रिप्स की श्रेणी में आता है। यानी हमने ट्रिप्स की दो श्रेणियों को पढ़ा, औद्योगिक संपदा अधिकार और कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकार। ये ट्रिप्स की दो श्रेणियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों के पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। आज हम ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग करके हम जलवायु और हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी की जीवन के योग्य बनी रहती है। यानी अगर हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे तो इससे पृथ्वी की जीवन जो है ना, पृथ्वी का जीवन वो एकदम सक्षम और योग्य बना रहेगा। और परंतु मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से यह प्रभाव असंतुलित हो गया, क्योंकि मानव अपने आराम के दायक की चीज के लिए फ्रिज ऐसी और बहुत सारी चीजों का, रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों का प्रयोग कर रहा है, और ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कर रहा है। इससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है। ये आज विश्व की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है इसका इस्तेमाल करने से जो आज ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष पर्यावरणीय किरणें जो भारत में आ रही है यानी पृथ्वी पर पड़ रही है, इससे मानव पर और पृथ्वी पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में काफी हमने जो प्रभाव देखने को मिले। जैसे ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है, जैसे कि पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ना, अगर हम ग्रीन हाउस गैसों को ज्यादा प्रयोग करें इससे पृथ्वी का जो औसतन तापमान बढ़ रहा है, जिससे हमारे यहाँ पर हीट होती जा रही है। साथ के साथ में बर्फ यानी हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर जो बर्फ है और जो हम अटलांटिक में जो बर्फ जमी हुई है, जो हमारे पृथ्वी का संतुलन बनाए रख रही है, आज हम ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग करके हिमनदों यानी बर्फों को पिघलाकर समुद्र का जल स्तर को ऊंचा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में बाढ़ जैसी समस्याओं को भी हम न्योता दे रहे हैं। साथ ही साथ में समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, मौसम चक्र में स्थिरता, क्योंकि आज मौसम हम देखते हैं गर्मी के टाइम पे गर्मी ढंग से बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी नहीं पड़ रही, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं आ रही लेकिन आ रही है तो बड़ी तेज, मतलब जो मौसम का चक्र है ना उसमें अस्थिरता बन गई है, और उसका जो चक्र है वो बिल्कुल बदल रहा है हल्के के। साथ ही साथ में कृषि उत्पादन का नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि कृषि का उत्पादन इतना हो रहा है नकारात्मक कि हम उसमें रासायनिक बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जलवायु जो परिवर्तन होगा तो हमारी कृषि क्षेत्र में भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। ये ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के खाकी, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में ब्रिटेन वुड्स जो बैटन वुड्स संस्थाएं, जो बैटन वुड्स संस्थाएं जिनमें विश्व बैंक और आईएमएफ का जो उदय हुआ था उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे, और उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर और पुनर्गठित करने के लिए 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंतरराष्ट्रीय संस्था बन गई थी, तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जो व्यापारिक मार्ग में आने वाली बाधाएं और किसी देश को अगर फाइनेंशियली अगर सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियली मदद करनी है, उसके लिए सभी देशों ने एक गंभीर विचार प्रकट करे और उन्होंने आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक मदद देने के लिए इन्होंने एक अमेरिका के अंदर 1944 में एक बैटन वुड्स नामक एक स्थान है, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था बनी, क्योंकि इन्हें वित्तीय संस्था बनाना था, क्योंकि ऐसी वित्तीय संस्था बनाना था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूएनओ के अंडर में रहकर उनके नियमों के अनुसार सदस्य देशों को आर्थिक सहायता दे सके, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या देश के विकास से नहीं हो। तो इनका जो ये जो वित्तीय संस्था थी उसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जिनका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना था। वेटन वुड्स समझौते में जो आर्थिक वित्तीय संस्था बनी थी, इसका वेटन वुड्स समझौते में जो दो वित्तीय संस्था बनी थी, यानी जिन्हें दो जुड़वा संतान का जाता है, जैसे कि आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी जो वित्तीय संस्था बनी थी वेटन वुड्स में, एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था और एक बना था विश्व बैंक। आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, वेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा स्थिर बनाए रखना और आईएमएफ आर्थिक नीतियों पर सलाह और निगरानी भी करता है। और जबकि विश्व बैंक का जो काम है वो काम है हमारा कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य युद्ध से प्रभावित देशों को पुनर्निर्माण करना था, यानी जो युद्ध में प्रभावित देश हैं उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनका पुनर्निर्माण करना वर्ल्ड बैंक का था। मगर बाद में इसका ध्यान विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर केंद्रित हुआ, क्योंकि विकासशील देश आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे पिछड़े हुए थे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालीन ऋण चाहते थे, इसलिए विश्व बैंक ने इन्हें ऋण प्रदान करना, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया और विश्व बैंक ने हर क्षेत्र आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। पर्यावरण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका रही है? जैसा कि इसकी पहली भूमिका है, ये संस्था पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है, यानी जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी योजनाएं बनती है, परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता यानी ऋण देने का काम भी हमारे वित्तीय संस्थाओं का, यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। दूसरा, नवीनकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना। साथ ही साथ में विकास परियोजना से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अनिवार्य करती है। साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित फंड उपलब्ध कराना, देशों को पर्यावरण अनुकूल नीतियां अपनाने की सलाह देना, ये सारा इनकी भूमिका है। अब पर्यावरण मुद्दों के आधार पर जो वित्तीय संस्था बनी है, जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों संस्थाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? जैसे कि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। इनके सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को उनके बीच में, यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में तालमेल बनाना इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है, कई देशों में पर्यावरण नियमों का सही पालन नहीं हो पा रहा और उनको पर्यावरण के नियमों का सही पालन कराना एक सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ में विकासशील देशों में वित्त और तकनीकी की कमी रहती है और इनकी सहायता करना भी एक बहुत ही एक निम्न स्तर तक उनकी सहायता करना, वैसे सहायता तो करती है लेकिन एक जो पर्टिकुलर एक पर्यावरण से क्षेत्र में जो काम करना है वो काम पूरी तरह नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ में कुछ परियोजनाएं स्थानीय लोगों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई भी वित्तीय संस्थाएं अगर कोई भी योजना बनाती है, परियोजना बनाती है, लेकिन उससे ना स्थानीय लोगों और प्रकृति पर बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचता है। साथ ही साथ में निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी की आलोचना भी होती है। तो हमने ये पर्यावरण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चुनौती के बारे में बात करी। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि भारत ने पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित किन्हीं 4 आंदोलन के बारे में बताना है। जो भारत के अंदर पर्यावरण से संबंधित जो 4 आंदोलन और जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको पता है स्टूडेंट कि भारत के पर्यावरणीय चेतना को जागरूक करने के लिए भारत में समय समय पर बहुत सारे आंदोलन चलते रहे हैं। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन में से एक है। इन आंदोलनों ने, यानी जो पर्यावरण से संबंधित भारत में जितने भी आंदोलन चले, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर बहुत बल दिया और साथ ही साथ में इस क्षेत्र में सराहनीय काम भी किए और अधिकतर जितने भी आंदोलन हुए वो सफल हुए। पर्यावरणीय आंदोलनों ने विकास की पर्यावरणीय लागत को उजागर किया। साथ ही साथ में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न जो भारतीय लोग हैं जो अपने नागरिकों को जागरूक किया और पर्यावरण के क्षेत्र में वो सशक्त हुए। और साथ ही साथ में भारत में पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित 4 आंदोलन कौन कौन से? पहला चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के तत्काल, यानी जो उत्तराखंड है ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो ये उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया था।
इस आंदोलन का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था। ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपटकर उन्हें काटने से बचाया। इस आंदोलन का नारा था पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। इस आंदोलन इसने भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। तो इस तरह से भारत का जो पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट जो आंदोलन रहा है वो रहा है चिपको आंदोलन। इसके बाद भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो 1980 के दशक में चलाया गया था। इसका नेतृत्व जो करा था वो मेगा पाटकर ने किया था। ये नर्मदा नदी पर बने बड़े जो बांध के विरुद्ध चलाया गया था। आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था, क्योंकि जब बांध बनाया जा रहा था तो वह गांव के लोगों को यानी 234 लगभग बताया जाता है कि 234 के आसपास गांवों को वहां से खाली कराया गया था। तो उनको विस्थापित यानी एक सुरक्षित जगह पर उनको हस्तांतरित करना यानी प्रवास करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रश्न भी उठाया। तीसरा जो आंदोलन था भारत में पर्यावरण संबंधी वो साइलेंट वैली था। साइलेंट वैली आंदोलन जो है केरल में चलाया गया था। इसका उद्देश्य साइलेंट वैली के घने वर्षा वनों की रक्षा करना था। जो बड़े बड़े साइलेंट वैली जो बड़े बड़े जो वहां पर अमेजोन है घने वर्षा वन है उनकी रक्षा करना, क्योंकि ये जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे थे। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने इस सक्रिय भूमिका में अपनी अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन जो था इसका परिणाम क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बाद में फिर यहाँ के पेड़ों की कटाई और यहाँ के जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत सारे जो नकारात्मक प्रभाव जिस योजना से पड़ते उस पर इसने रोक लगाई। साथ ही साथ में इसका फोर्थ है स्वाध्याय आंदोलन। स्वाध्याय आंदोलन की शुरुआत पांडुरंग शास्त्री आठवले ने की। यह आंदोलन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। इसमें प्रकृति को ईश्वर की देन मानकर उसका सम्मान किया जाता है। जल भूमि वन संरक्षण और सामूहिक प्रयास किया गया। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण को नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि जो पर्यावरण है वो हमारे ईश्वर की देन है, इसलिए उसको बचाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये हमने भारत के जो पर्यावरण से संबंधित 4 आंदोलन से बात करी। अब बात करेंगे विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का विस्तार से बताइए, यानी इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्वीकरण ने क्या अपनी भूमिका निभाई। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताया विकासशील देश कौन थे। विकासशील देश वास्तव में द्वितीय विश्व के बाद जो देश आजाद हुए थे और जो लंबे समय से गुलाम भी रहे हो और द्वितीय विश्व के बाद आजाद हुए हो, उन देशों को हमने विकासशील देश या तीसरी दुनिया के देशों की संज्ञा दी। विकासशील देशों में आर्थिक सामाजिक और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज भी हम देखें विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। आज भी ये अल्प विकसित देशों की श्रेणी में चल रहा भी इनका विकास नहीं हुआ लंबे समय से, क्योंकि इनके बाद जो देश आजाद हुए वो अपनी आज बड़े बड़े देश तरक्की कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देश आज भी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की मार से रहे। सीमित संसाधन तेज जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा सीमित संसाधन है और जो जनसंख्या है उनकी तीव्रता कमजोर संस्थागत ढांचा इनके विकास में बाधा बन रहे हैं। विकासशील देशों ने इन देशों के सामने अवसरों के साथ साथ नई चुनौतियां भी प्रस्तुत की है। इसके साथ साथ विकासशील देशों के सामने जो आने वाली चुनौतियां जैसे कि विकासशील देशों में अधिकतर गरीबी और असमानता देखी गई है। इन गरीबी और असमानता को दूर करना विकासशील देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ में बेरोजगारी, तकनीकी पिछड़ापन और पर्यावरण संकट और ऋण निर्भरता, क्योंकि विकासशील देशों में अधिकतर जो लोग हैं वो ऋण पर निर्भर है। इसलिए सारी जो समस्या जो 5 पड़ी है हमने वो विकासशील देशों की चुनौतियां हैं। इसके अलावा चुनौतियों के समाधान करने के लिए वैश्वीकरण क्या भूमिका है, जैसे कि इन विकासशील देशों में वैश्वीकरण के माध्यम से बड़े बड़े देशों ने अपना विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, क्योंकि यहाँ पर निवेश करने से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी और जिसके अंदर लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। साथ ही साथ में बाहर के देश तकनीकी हस्तांतरण हुआ। बाहर के देश इन देशों में लाकर अपने बड़े बड़े व्यापार को स्थापित किया, जिससे टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें सस्ती व कुशल वस्तुएं भी प्राप्त हुई और देशों को तकनीकी विकास भी तीव्र हुआ। साथ ही साथ में यहाँ पर सरकार की आय बढ़ी ऋण के माध्यम से, क्योंकि बाहर के देश आए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लाने के लिए यहाँ पर सरकार को टैक्स भी मुहैया कराया। साथ ही साथ में वैश्विक बाजार तक पहुंची और साथ ही साथ में ज्ञान का प्रसार भी यहाँ हुआ। ये सारी जो चुनौतियों का समाधान है वो वैश्वीकरण की भूमिका के माध्यम से ही संभव हुआ। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन के बारे में। 4th क्वेश्चन में पहला है बाढ़ के किन्हीं 4 कारकों की सूची बनाइए। बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। जी बाढ़ क्या होती है आपको पता ही है। बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक वर्षा, नदियों के जल स्तर से बढ़ने से जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। बाढ़ से मानव निर्मित कृषि, पशुधन संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं को भारी क्षति पहुंचती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और मानव की अविवेकपूर्ण गतिविधियों के कारण बाढ़ की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे बाढ़ के कारण जो थे जैसे अत्यधिक वर्षा, ज्यादा बारिश होने से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने के कारण वर्षा का पता नहीं पड़ा, वर्षा कितनी हो रही है। वर्षा अत्यधिक होने से यहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ में नदियों में गाद भरने से
पानी रुक जाता है और जिसके कारण वो बाढ़ को बढ़ावा देता है। वनों की कटाई कटाई और बांधों की विफलता की वजह से यहाँ पर बाढ़ को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ में बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक और लगातार वर्षा होना। अगर इसे हम करना, अधिक समय तक बारिश वर्षा होने से नदियां, नाले और जलाशय भर जाते हैं। मिट्टी जल सोखने में असमर्थ हो जाती है, जिससे जल का बहाव बढ़ जाता है। मानसून के दौरान ये सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो ये हमारे जो है बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव है जो इफेक्ट डाले हैं। यहां तक कि नदियों में गाद का जमाव हो रहा है, साथ ही साथ वनों की कटाई और भूमि में परिवर्तन हो रही है। जो ये है, ये जो बाढ़ के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो कम जो हो रहे हैं। इसका मतलब बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव जो पड़े हैं उसके बारे में। साथ ही साथ बांधों और तटबंधों की विफलता, ये सब हमें बाढ़ को तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसके प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं। ठीक है ना बच्चे, ये बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे ज्वालामुखी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। ज्वालामुखी होता क्या है स्टूडेंट? ज्वालामुखी जो होता है, जमीन के अंदर से जो अंदर की प्लेटें जो आपस में टकराती है, उससे जो जमीन का लावा जो बाहर आता है ना, वो ज्वालामुखी के रूप में आता है। उसे हम ज्वालामुखी की नाम देते हैं। ज्वालामुखी तेज भी होता है, ज्यादा लावा भी निकलता है, कुछ कम भी निकलता है। तो मगर ये जमीन से जो प्लेटें हैं हमारी, जो अंदर जमीन के अंदर, वो आपस में हलचल करती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी बढ़ता है और वो लावा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी भूमि की पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों का परिणाम है। पृथ्वी के भीतर जो मौजूद मैग्मा जब सतह पर आता है, मैग्मा मतलब आप जानते हो लावा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये विस्फोट कभी विनाशकारी होते हैं तो कभी कहीं भूमि के निर्माण में सहायक भी होते हैं। अधिकतर जितने भी हमारे द्वीप बने हैं वो ज्वालामुखी लावे से ही बने हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी लावा का जो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान से देख लीजिएगा जी। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं समय समय पर फूटते ही रहते हैं। इनमें लावा गैस रखाव, धुआं लगातार अंतराल पर निकलता रहता है, स्थिर लगा रहता है। ये मानव जीवन के संपत्ति के लिए अधिक खतरनाक माने जाते हैं। और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ज्यादातर माउंट एटना यानी इटली में और जापान में माउंट फूजी के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त मतलब शांत होने जैसा। ये ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय तक कोई विस्फोट नहीं होता, भविष्य में इनके सक्रिय होने की संभावना बनी है। ये लगता है कि फूटेगा, लेकिन लंबे समय तक फूटता नहीं है, शांत रहता है। इन्हें सोए हुए ज्वालामुखी भी कहा जाता है। उदाहरण की जैसे कि माउंट, जो अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो है ना, उसे हम सुप्त ज्वालामुखी का नाम देते हैं। साथ ही साथ में निष्क्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी, इनमें भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती, इसमें मैग्मा समाप्त हो चुका है, ये अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। ये इस तरह से ये तीन हमारे जो है ज्वालामुखी थे। इसके साथ साथ ज्वालामुखी के जो प्रभाव पड़े, जैसे लावे से भूमि नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्वाला फैलता है, वहां बंजर भूमि आती है और वहां पर रहने योग्य जमीन नहीं बच पाती। साथ ही साथ में कृषि भूमि प्रभावित होती है। और तीसरा, वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है, कभी कभी नई उपजाऊ भूमि का निर्माण भी हो भी जाता है। तो इस तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन बात करेंगे। हम बात करें अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। वे कानून जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विश्व के सारे देशों के लिए मान्य होते हैं, उसे हम अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। मगर उस कानून के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सिद्धांत है राज्य की संप्रभुता समानता, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून जो है प्रत्येक देशों की जो संप्रभुता है उनमें समानता स्थापित करना इस सामान्य सिद्धांत का। साथ ही साथ में संधियों का पालन किया जाना, ये सिद्धांत आपको संधियों का पालन करने की ओर प्रेरित करता है। साथ ही साथ में अच्छे विश्वास का सिद्धांत है। राज्यों को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन ईमानदारी से कराना चाहिए, इसे अच्छे विश्वास का सिद्धांत माना जाता है। साथ ही साथ में हस्तक्षेप का सिद्धांत भी, कोई भी राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही साथ में पांचवा है शांति से विवादों का समाधान, अंतरराष्ट्रीय विवादों को बल प्रयोग से बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए, ये इसका पांचवा सिद्धांत है। साथ ही साथ में न्याय और समानता को ध्यान में रखकर और न्याय और समानता के लिए ये कानूनों को लागू करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय निर्णय न्याय निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। साथ ही साथ में दायित्व और उत्तरदायित्व, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर राज्य उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बात करिए। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, खाकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। जो पर्यावरण के संबंध में जो दक्षिण एशिया के जो देश है, जो मैंने आपको बताया था 8, उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है। जैसा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए दक्षिण एशियाई देशों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर काफी प्रयास किए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो सके और पर्यावरण के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक भी करा और समय समय पर नए नए आंदोलन या सम्मेलनों को भी आयोजित कराया। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान में दक्षिण एशिया के देश है उनकी प्रतिक्रिया है। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों का निर्माण करना, इन्होंने समय समय पर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ने पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में विशेष कानून और नीतियां बनाई।
दूसरा है जलवायु परिवर्तन पर पहल। दक्षिण एशियाई देशों ने जलवायु परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय समझौते जैसे पेरिस समझौते का समर्थन किया और इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर सबसे पहले पहल जाहिर की। साथ साथ में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया, जैसे सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो दक्षिण एशिया का संगठन है, उसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में सहयोग किया। और आपदा प्रबंधन की रणनीतियां, नए नए बाढ़, चक्रवात और भूकंप से निपटने के लिए संयुक्त चेतावनी और राहत तंत्र विकसित किए और लोगों को इस चीजों से सहायता मुहैया कराई। साथ ही साथ में वन और जैव विविधता का संरक्षण बढ़ावा दिया। भूटान और नेपाल जैसे देशों ने वन संरक्षण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया। और 6 से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। भारत और बांग्लादेश सौर और पवन ऊर्जा की परियोजना को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ में जन भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा दिया। कई देश यानी एनजीओ और स्थानीय समुदाय पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ये पर्यावरणीय संबंध में जो दक्षिण एशिया की जो प्रतिक्रिया है वो इसकी विवेचना इसे अच्छे से कर लीजिएगा। बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन है विषैले अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इसके कारण और निपटने के कारण बताइए। अपशिष्ट पदार्थ वे इतने खतरनाक पदार्थ होते हैं जो खतरनाक कचरों से होते हैं, यानी विषैले अपशिष्ट पदार्थ वे खतरनाक कचरे से होते हैं जिनमें ऐसे रासायनिक जैविक तत्व होते हैं जो मनुष्य, पशु, पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होते हैं। ये पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी को प्रदूषित कर स्वास्थ्य और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। विषैले अपशिष्ट पदार्थ ऐसा कचरा जिसमें जहरीले रसायन पाए जाते हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को बीमार और मृत्यु के कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ में जो मिट्टी, जल, वायु को प्रदूषित करते हैं, जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए औद्योगिक रसायन, कीटनाशक, अस्पताल का कचरा, ई कचरा आदि, ये सारे जो है विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ावा देते हैं। इसके अपशिष्ट पदार्थ के कारण है सबसे बड़ा औद्योगिकरण और कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक कचरा है, उससे इन पदार्थों का यानी इस जहरीले जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ है उनका उदय होता है। साथ ही साथ में कृषि में अत्यधिक जो हम कीटनाशक दवाइयों का और उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं उससे भी अपशिष्ट पदार्थों का उदय होता है। साथ ही में अस्पतालों और प्रयोगशाला से निकलने वाला चिकित्सीय कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनियंत्रित निपटापन, ई वेस्ट जो करते हैं हम तोड़ताड़ के फेंकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों का कमजोर पालन, ये सब विशिष्ट विषैले अपशिष्ट पदार्थ के उदय के कारण है। अब बात करते हैं कि निपटाने के लिए विषैले जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको उनसे इन समस्या को दूर करने के क्या उपाय पाएंगे चाहिए। जैसे कि विषैले कचरे का अलग संग्रह और सुरक्षित निपटान, यानी जो भी हमारे विषैले कचरे, जो जहरीले कचरे हैं, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए और वहां पर उसको इन्वेस्ट यानी उसको ठिकाने लगाकर उसका समाधान खोजना चाहिए। साथ में रिसाइलिंग और पुनः रिसाइक्लिंग होता है ना, जो कच्चे माल का पुनर्गठन करना, और साथ में पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योगों पर कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करने चाहिए। जैविक और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ में जन जागरूकता और सरकारी निगरानी को मजबूत करना चाहिए। तो ये हमारे विषैले अपशिष्ट जो पदार्थ है उनसे निपटने के उपाय हैं। बात करते हैं बीज आत्महत्या के बारे में। क्वेश्चन है बीज आत्महत्याओं भारत के संदर्भ में विस्तार से समझिए। बीज आत्महत्या क्या होती है? भारत में बीज आत्महत्या वही है जो आपको पता है ना, बीज आत्महत्या मतलब जो किसानों ने जो आत्महत्या करते हैं उसके आधार पर। जैसे कि भारत में बीज आत्महत्या शब्द आमतौर पर किसानों की आत्महत्याओं से संदर्भ में प्रयोग होता है, जो उच्च लागत वाले बीजों, विशेषकर हाइब्रिड और बीटी बीजों से जुड़ी आर्थिक असफलताओं के कारण होती है। बीज कृषि का मूल आधार है, क्योंकि बिना बीज के हम कृषि नहीं कर सकते। और ये कुछ बीज ऐसे हैं जो बड़ी महंगी मिलती हैं, बड़ी लागत से, और बहुत सी ऐसी बीज भी हैं जो हमारी फसलों पर कीड़ा लग के हमारी जमीन को बेजान कर देते हैं। फिर किसानों के सामने एक आत्महत्या का ही रास्ता बचता है। और जब बीज व्यवस्था किसान के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये सामाजिक आर्थिक संकट को जन्म देती है। बीज आत्महत्याओं के कारण जैसे कि महंगे बीज और निजी कंपनियों पर निर्भरता होने से, यहाँ पर जैसे हाइब्रिड बीज, बीटी बीज हर साल खरीदने पड़ते हैं, जिससे किसानों का खर्च बढ़ता है। साथ ही साथ में फसल असफल, जो फसल हम बो रहे हैं वो कभी कभी असफल होती है कीड़ों की वजह से। जलवायु जोखिम, सूखा, अनियमित वर्षा, कीट प्रकोप से फसल नष्ट हो जाती है। कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ जाता है, जैसे बीज, खाद, कीटनाशकों के लिए किसान साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं। बीज की गुणवत्ता और गलत प्रचार, कुछ मामलों में बीज कंपनियों के दावे जमीन पर सही साबित नहीं हो पाते। साथ ही साथ परंपरागत बीजों का ह्रास, देसी बीजों की उपलब्धता कम होने से किसान विकल्पहीन हो जाते हैं। और साथ ही फसल का उचित दाम न मिलने से घाटा बढ़ता है, जिससे उचित समर्थन मूल्य और बाजार समस्या उत्पन्न रहती है। इसकी वजह से बीज आत्महत्या तेजी से बढ़ती है। बीज आत्महत्या, जो बीज आत्महत्याओं, उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, जैसे कि किसान परिवारों का गहरा मानसिक दबाव पड़ा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता बढ़ी है, कृषि से लोगों का विश्वास टूटा है, सामाजिक ताने बाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। साथ ही साथ में इस बीज आत्महत्याओं से, इस समस्याओं से निपटने के क्या उपाय होने चाहिए, जैसे कि देसी और किसान सुरक्षित बीजों का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ में बीजों की कीमत और गुणवत्ता सरकार द्वारा नियंत्रित करनी चाहिए, यानी बीज सस्ते मिलने चाहिए और उनकी गुणवत्ता क्या है उसको भी सरकार ही डिसाइड करेगी। सस्ती कृषि ऋण व्यवस्था और कर्ज माफी होनी चाहिए, फसल बीमा और जलवायु अनुकूल खेती करनी चाहिए और साथ ही साथ कृषि विस्तार सेवाओं द्वारा सही जानकारी का परीक्षण भी देना चाहिए। और सरकार बीज आत्महत्याओं को रोकने के लिए इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सरकार ने योजनाएं लागू कर रखी है और सरकार के द्वारा बहुत सहायता दी जाती है। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन के बारे में। सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा बचाओ आंदोलन के मामले में को लेकर गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के बीच में क्या टकराव है। सरदार सरोवर परियोजना होती क्या है? सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा बचाओ आंदोलन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और सरकारी विकास परियोजनाओं के बीच टकराव स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसे समझने के लिए इसे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट, ये जो सरदार सरोवर परियोजना जो है, ये नर्मदा नदी पर बांध बनाने वाली परियोजना थी। ये नर्मदा नदी पर बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसे गुजरात में ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाया गया। साथ ही साथ परियोजना का कारण हजारों लोगों का विस्थापन हुआ, खासकर आदिवासी और छोटे किसान। इस परियोजना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा आंदोलन, ये आंदोलन गांवों और आदिवासी समुदायों के लोगों, साथ ही एनजीओ यानी जो गैर सरकारी संगठन है और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? यानी सरदार परियोजना, जो सरदार सरोवर परियोजना है, उसके खिलाफ जो जनता ने और गैर सरकारी संगठन ने जो आंदोलन चलाया था, उसे कहा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका उद्देश्य था, जैसे कि जो विस्थापित लोग हैं, जहां पर हम बांध बना रहे हैं, वहां से जो गांव खाली करवाए जा रहे हैं, उस विस्थापित लोगों को सही मुआवजा की मांग के लिए आंदोलन चलाया गया। पर्यावरण प्रभाव और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मेधा भारती, अरुंधति रॉय और बालवंत झा जैसे थे। इन गैर सरकारी संगठन जो थे, एनजीओ और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की भूमिका क्या रही है, जैसे कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकार की वकालत की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, मीडिया के माध्यम से सरकार परियोजनाओं के खिलाफ दबाव बनाया। साथ ही साथ में वैश्विक मंच पर परियोजनाओं की आलोचना की गई, जिससे भारत में विकास परियोजना और पर्यावरण संरक्षण के बीच बहस बढ़ी। अब सरकार और विकास परियोजना का दृष्टिकोण क्या रहा है? सरकारी तर्क यह था कि परियोजनाएं देश के विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विस्थापित लोगों को मुआवजा और पुनर्वास की योजना दी गई थी और साथ ही साथ में इस दृष्टिकोण से एनजीओ और आंदोलनकारी विकास प्रतिरोधी प्रतीक हुए। तो इस तरह से सरकार की ये तर्क थे। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन जो था, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया था और ये इसका जो पुराना नाम, ये जो उत्तराखंड जो था ना, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह थी, वहां यानी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया। एक प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक था और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। आंदोलन का नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ग्रामीण बनाए पेड़ों को गले लगाकर चिपक गई थी। साथ ही साथ में इस प्रारंभ और कारण, यह आंदोलन का प्रारंभ और कारण क्या था? हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और बाढ़ की जैसी समस्या बढ़ रही थी। स्थानीय आदिवासी और स्थानीय समुदायों की जीवन और आजीविका पर वन पर प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण घटनाएं, जो चिपको आंदोलन था 1973 में, ग्राम रीटा देवी और अन्य महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ में यह आंदोलन सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना को जागरूक करने वाला था। महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही। इस आंदोलन में महिलाओं ने आंदोलन की नेतृत्व भूमिका निभाई और इसका जीवन वनों पर निर्भर था। और साथ ही साथ में इन आंदोलन ने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी आंदोलनों को प्रेरणा देकर उनको चलाया। यह आंदोलन दिखाता है कि स्थानीय लोग पर्यावरण संरक्षण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ में चिपको आंदोलन के जो परिणाम और प्रभाव थे, वो थे सरकारी परियोजनाओं, यानी जो भी सरकार योजना बना रही है, इन योजनाओं से जो वनों की कटाई पर रोक थी, संरक्षण नीतियों लागू करना। चिपको आंदोलन ने भारत और विश्व पर्यावरणीय आंदोलन को प्रेरणा भी दी। इस तरह से ये चिपको आंदोलन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। का 1992 पर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय कार्यसूची पर मजबूती से रखने में मील का पत्थर कैसे साबित हुआ, समझाइए। तो इस तरह से पृथ्वी सम्मेलन क्या था? ये पृथ्वी सम्मेलन जो था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो संस्था है, उसके द्वारा 1992 में
जो पर्यावरणीय समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चलाया गया था पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए। ये जो सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया था। इसे सामान्य भाषा में रियो सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इसका जो पृथ्वी सम्मेलन का इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को के बीच में संतुलन स्थापित करना पृथ्वी सम्मेलन का बहुत उद्देश्य था। साथ ही साथ में पृथ्वी सम्मेलन की मुख्य बातें जैसे कि सतत विकास पर ध्यान दिया गया और पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करके लोगों को जागरूक किया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि रियो डिक्लेरेशन यानी 27 सिद्धांत लागू किए गए। सतत विकास के लिए कार्यक्रम 27 एजेंडा 21वीं शताब्दी के सतत विकास को लागू करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ में सहभागी संगठन और समझौते पर सहमति हुई। कई देशों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। सम्मेलन में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज इन्वेशन पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ में उत्तर दक्षिणी सहयोग यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच संसाधनों, तकनीक और वित्तीय सहायता के आदान प्रदान पर भी बात हुई ताकि सभी देश पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो ये पृथ्वी सम्मेलन का काफी निष्कर्ष निकला था और ये सम्मेलन बहुत ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलाएगा और इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अब कहा है पर्यावरण की वहन क्षमता क्या है, यानी जो वहन क्षमता है इसकी अवधारणा को स्पष्ट किया। अर्षणीय और विकास प्रक्रिया पर्यावरण को अवक्रमित करती है। तो पर्यावरण ने जो वहन क्षमता है उस सीमा को दर्शाती है जिसमें कोई परिस्थिति तंत्र या क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और प्रदूषण सह सकता है बिना स्वयं के संतुलन खोए। जब विकास परियोजना प्रक्रिया पर्यावरण की क्षमता से अधिक संसाधन प्रयोग या प्रदूषण को बढ़ावा देती है तो वे अवक्रमिक या अर्षणीय विकास कहलाती है। तो इस तरह से इसके मुख्य मुद्दे जो थे पर्यावरणीय वहन क्षमता, यानी वहन क्षमता का मतलब था पृथ्वी पर ऐसे सारी गतिविधियां जो पृथ्वी उसको सह सके, उसे कहते हैं वहन क्षमता। साथ ही साथ वहन क्षमता जो है किसी क्षेत्र में जीव मानव संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। संसाधनों का दोहन और इस सीमा तक होना चाहिए ताकि पृथ्वी उसको सह सके। साथ ही साथ में अवक्रमिक विकास जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग से होता है। जल, वायु और मृदा प्रदूषण, वनस्पतियों वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ में आरक्षणीय जो विकास परियोजना है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा। साथ ही साथ में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े, जैसे जैव विविधता में कमी आने लगी, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिला, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संभावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। इस तरह से ये जो पर्यावरण की वहन क्षमता है उसकी ये आक्रमिक पर्यावरण को आक्रमिक और विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है हमारा। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिख लीजिए। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी अपनाना जिससे हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसी टेक्नोलॉजी को ये फेवर करती है। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी वह तकनीक होती है जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलित स्थापित करती है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग, प्रदूषण में कमी तथा ऊर्जा और संसाधनों की दक्षता बढ़ाना है। ऐसी प्रौद्योगिकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रक्षा, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको उनके हितों को भी ध्यान देती है, उनकी रक्षा करती है, इसलिए संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखती है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी को आज वर्तमान समय में अपनाया जा रहा है। साथ ही साथ में अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी की 5 विशेषता यह कि पर्यावरण अनुकूल होती है। सारी परियोजना ऐसी प्रौद्योगिकियां पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण कम करती है। साथ ही साथ में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। इनमें कम ऊर्जा की खपत होती है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग भी होता है। साथ ही साथ में संसाधनों का संरक्षण जैसे जल, मिट्टी, वन, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन और टिकाऊ उपयोग करती है। साथ ही साथ में कम विशिष्ट और पुनर्चक्रण यानी जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको कम बढ़ावा देती है। ये कम कचरा उत्पन्न करती है और अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ में आर्थिक रूप से टिकाऊ है। ये दीर्घकालीन में लागत कम होती है और ये पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी सहारा देती है। तो इस तरह से ये हमारी अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी की विशेषता है। साथ ही साथ में मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है? मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं जो मानव के द्वारा है जो आपदाएं पैदा होती है। जैसे कि मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं होती है जो प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानव के द्वारा यानी मानव की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो लापरवाही है, उनकी जो गलतियां हैं, उन गलत नीतियों के कारण, तकनीकी विफलताओं के कारण जो उत्पन्न होती है, ऐसी आपदाओं को मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचता है। मानव निर्मित आपदाएं जैसे कि उद्योगों में औद्योगिक आपदाएं, पर्यावरणीय आपदाएं, परिवहन दुर्घटनाएं और युद्ध और आतंकवाद जैसे आदि
जैसी जो गतिविधियां जो होती है मानव निर्मित आपदाओं को बढ़ावा देती है। मानव निर्मित आपदा के कारण सबसे बड़ा कारण है मानव की लापरवाही, क्योंकि मनुष्य जब लापरवाही करता है, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करता, जल्दबाजी और गलत निर्णय लेता है, तो इससे मानव निर्मित आपदा उत्पन्न होती है। जैसे कि इंसान अगर ट्रैफिक में अगर गाड़ी चला रहा है, अगर वो यातायात अगर कोई वो ड्राइविंग कर रहा है, तो वो ट्रैफिक नियमों का अगर पालन नहीं करता, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक तरह से मानव निर्मित आपदा है। यानी जो आपदा है वो मनुष्य खुद लाया है। साथ ही साथ में औद्योगिक विकास में असावधानी, कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी और रासायनिक रिसाव की वजह से वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अनियंत्रित शहरीकरण, भीड़ भाड़ और कमजोर वाहन, गलत और भूमि उपयोग की वजह से भी यहाँ पर मानव निर्मित आपदा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वनों की कटाई, खनन, जल प्रदूषण से भी मानव निर्मित आपदा तेजी से बढ़ती है। तकनीकी विफलता भी एक मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि तकनीक अगर हमने जो टेक्नोलॉजी अपनाई वो विफल हो जाती है, और उस विफल से जो नुकसान होता है, जैसे मशीनों का खराब हो जाता है, मशीनें गिर जाती है, टूट जाती है, या मशीन में आकर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, या परमाणु या बांध संबंधित दुर्घटना, यानी कोई बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाते हैं वो टूट जाते हैं, वो सब तकनीकी विफलता में आते हैं। ये सारा मानव निर्मित आपदाओं को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ में युद्ध और आतंकवाद, मानव द्वारा फैलाया गया हिंसा और विनाश भी एक मानव निर्मित आपदा है। साथ ही साथ में कानून नियमों की अनदेखी करना, प्रशासनिक ढिलाई और भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां, जो भी घटनाएं होती है, ये सब हमारी मानव निर्मित आपदाओं में आते हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किन्हीं दो उदाहरणों का वर्णन कीजिए जो पर्यावरण की रक्षा और भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यानी पर्यावरण के क्षेत्र में जो न्यायपालिका ने आज तक अपनी भूमिका निभाई है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है, क्योंकि आज मनुष्य हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो समाज हो, चाहे आर्थिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में न्यायपालिका की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर हम देखें, स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए, सतत विकास के क्षेत्र में काफी अहम अपनी भूमिका निभाई है और काफी अपने आदेशों को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ में इसकी जो न्यायपालिका की जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो भूमिका रही है वो दो भूमिका ये है कि जैसा कि एक पहली भूमिका है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, यानी गंगा प्रदूषण मामला एक न्यायपालिका का एक आदेश था, जिसके अंतर्गत इस मामले में न्यायपालिका ने गंगा नदी के जो गंगा नदी है उसमें औद्योगिक प्रदूषण तेजी से बढ़ा था, इसलिए औद्योगिक प्रदूषण को गंभीरता से लिया और इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री जो गंगा नदी में प्रदूषण फैला रही थी उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ में इस निर्णय में न्यायपालिका ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। तो ये पहली न्यायपालिका की भूमिका है जो प्रदूषण के ऊपर अपना फैसला सुनाया। दूसरा था उसका ताजमहल संरक्षण, जो प्रदूषण से जो ताजमहल है व्हाइट कलर का है, जो उसका जो स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसका जो प्रदूषण से कलर बदल रहा है या उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके संरक्षण के लिए भी ताज ट्रेपेजियम जोन मामला ये पर्यावरण का आदेश था। जैसे कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आसपास के प्रदूषणकारी इकाइयों पर रोक लगाई, उद्योगों को स्वच्छ ईंधन यानी सीएनजी में बदला अपनाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ में ये फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका पर्यावरण धरोहर के रक्षा के लिए भी हस्तक्षेप करती है। तो हमने ये पर्यावरण के क्षेत्र में न्यायपालिका की दो भूमिका थी, ये बात करी। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन के खाकी युद्ध काल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी ऐसे युद्ध काल के अंदर जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि युद्ध किसी भी देश या समाज के लिए अत्यंत विनाशकारी घटना होती है। युद्ध से मानव जाति को काफी खतरा पहुंचता है, उससे समाज भी प्रभावित होता है। इसके प्रभाव केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते युद्ध के, बल्कि उसका समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। युद्ध मानव जीवन, संसाधनों और सामाजिक संरचनाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव ये है, जैसा कि युद्ध का पहला प्रभाव है कि युद्ध से डायरेक्टली जानमाल और घायल होते हैं लोग, यानी जानमाल की हानि होती है और लोग घायल होते हैं। ये डायरेक्टली सैनिकों और नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर मृत्यु और चोटें लगती है। साथ ही साथ में घर, सड़क, पुल, कारखाने और शहर नष्ट हो जाते हैं, यानी संपत्ति का विनाश। साथ ही साथ में उत्पादन ठप हो जाते हैं, भारी सरकारी खर्च बढ़ जाता है, यानी इससे आर्थिक नुकसान को बढ़ावा मिलता है। युद्ध का प्रत्यक्ष चौथा कारण है शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ में पर्यावरण क्षति, जंगल, भूमि, जल स्रोत, प्रदूषण नष्ट हो जाते हैं। ये युद्ध का सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अब युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभाव ये पड़ते हैं कि जैसे कि युद्ध में जैसे कि आने वाले समय में भूख
और गरीबी में वृद्धि होती है, यानी खाद्य आपूर्ति बाधित होने से कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ में मानसिक प्रभाव होता है, भय, तनाव, अवसाद, मानसिकता, आघात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब युद्ध होते हैं तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती हैं कि हमारे को डर लगा रहता है, तनाव रहता है, फिर हमें जैसे कि खाद्य आपूर्ति नहीं बाधित हो जाती है, बाहर से आने वाली चीजें हमारे देश में नहीं आ पाती युद्ध की वजह से, ये सारा प्रत्यक्ष प्रभाव है। साथ ही साथ में सामाजिक अस्थिरता, अपराध, हिंसा, सामाजिक तनाव में वृद्धि होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव, जैसे स्कूल, अस्पताल नष्ट और बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक अस्थिरता, तख्ता पलट, शासन संकट, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना, ये सारे युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। तो ये टॉपिक हमने टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में बात करी, MAD 8। तो इस टॉपिक को कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।